अब जो अपना टॉपिक है, अपन कह सकते हैं कि इस धरातल पर जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं उनको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है अपना यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो दोनों कोशिका में क्या अंतर है, किसे कहा जाता है, क्या क्या एग्जांपल है, उसके पूरे विस्तार से उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि अपन किसी भी सेल की बात करें या किसी भी कोशिका की बात करें तो इस कोशिका को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी है अभी? एक तो आती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक आती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इस धरातल पर जितने भी प्रकार की कोशिका है उन सभी कोशिका को दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है भी, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, छोटी क्लासों में भी आप इनको तो पढ़ते हो। यदि इन दोनों के अंदर डिफरेंस की अपन बात करें तो कोई भी कोशिका है उस कोशिका के अंदर केंद्र पाया जाता है, चाहे पादप कोशिका है, चाहे जंतु कोशिका है, चाहे जीवाणु कोशिका है, मुख्यतः उस कोशिकाओं के अंदर केंद्र पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यदि कोई यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। भाई मान के चलो ये कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए है, आरएनए है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो केंद्रक जो है, इस केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। मान के चलो ये कोई भी कोशिका है, देखो ये कोई भी कोशिका है, तो ये तो हो जाएगी आपकी कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है इसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ। अब कोशिका दो प्रकार की हो सकती है, इस केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली पाई जाती है, और जब केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली पाई जाती है तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो इस केंद्र के अंदर व्यवस्थित रूप से पड़ा रहता है, और इसके साथ साथ एक छोटी सी केंद्रिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो यदि किसी कोशिका के अंदर केंद्रक है, उस केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली पाई जाती है तो उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। लेकिन कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जिसके ऊपर ये केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, और जब केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है तो आनुवंशिक पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा पड़ा रहता है, और जब पूरी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ बिखरा पड़ा रहता है तो ऐसी कोशिका को कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, चलो मैं अंतर बता देता हूं। अब देखो पहला अंतर इसमें क्या हो जाएगा भाई, पहला अंतर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, विकसित केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता है, और यदि विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आनुवंशिक पदार्थ बिखरा रहता है। तो इनके अंदर जो है, इसके जो केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ और केंद्रिका भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, विकसित केंद्रक नहीं होता है, पूरा बिखरा रहता है तो आनुवंशिक पदार्थ और केंद्रिका इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार के केंद्रक को या तो बोलते हैं केंद्राभ, और या इस केंद्र को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, यदि विकसित केंद्रक नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा पड़ा है तो ऐसे केंद्र को केंद्राभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है, और यदि विकसित केंद्रक प्रेजेंट है तो इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है। ठीक है, और आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ इसमें केंद्रिका भी क्या होती है? इसमें केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए दूसरी यदि अपन बात करें तो इसके अंदर तो विकसित केंद्र पाया जाता है, इसके केंद्र को केंद्राभ या न्यूक्लियोइड नहीं कहा जाता है। तो पहला जो मुख्य अंतर है उसमें विकसित केंद्र पाया जाता है, इसमें विकसित केंद्र एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरी यदि अपन बात करें, दूसरे मुख्य अंतर की अपन बात करें तो दूसरा मुख्य अंतर इसमें क्या हो जाएगा? इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, पहला अंतर तो ये हो जाएगा। दूसरे अंतर की बात करें तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए के रूप में पाया जाता है, और इनके अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ किसके रूप में पाया जाएगा? इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर क्या होगा? इनके पास जो डीएनए है वो डीएनए जो है वो वृत्ताकार होता है। भाई जीवाणु कोशिका है तो जीवाणु कोशिका के अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, केवल एक पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। चलो पहले ये लिखो, फिर मैं नीचे एकदम विस्तार से बताता हूं। ठीक है, तो इसको चलो अब देखो, यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, इधर तो अपन प्रोकैरियोटिक लिखेंगे, मान के चलो इधर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, यदि कोई जीवाणु कोशिका है तो भाई सीधी सी बात है, ये जीवाणु कोशिका है तो इनके अंदर डीएनए जो है कुछ वृत्ताकार रूप से पाया जाता है। वृत्ताकार का मतलब है कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ये ऐसे, और दो रज्जुक होते हैं ऐसे। ठीक है, और यदि अपने यूकैरियोटिक कोशिका है तो इनमें जो ये केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर डीएनए ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी ये डीएनए है, डीएनए के दो रज्जुक है, सेम का सेम ऐसा का ऐसा है, लेकिन इनके अंदर दो रज्जुक है लेकिन वृत्ताकार रूप में है। इसके अंदर दो रज्जुक है वो कैसे है? रेखित है। तो सीधी सी बात है, यदि इस कोशिका की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो इसमें केवल एक डीएनए पाया जाता है, एक डीएनए होता है, और इसके अंदर जो डीएनए है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार के साथ साथ रज्जुक तो दो है, एक ये रज्जुक घूम रहा है और दूसरा वो, तो ये कैसा होता है? द्विरज्जुकी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसकी बात करें तो इसमें डीएनए जो है एक से अधिक होता है, एक से अधिक डीएनए पाया जाता है। इनके अंदर डीएनए वृत्ताकार नहीं होता है, रेखाओं के रूप में है तो अपन कह सकते हैं इसमें रेखित डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें डीएनए के दो रज्जुक है तो अपन कह सकते हैं डीएनए द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, लेकिन अपन कह सकते हैं इनके अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए जुड़ा रहता है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें जो डीएनए है वो वृत्ताकार होता है,
केवल एक डीएनए होता है, दो रज्जु मतलब द्विरज्जुकी होता है और स्टॉर्म प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन यहां पर डीएनए एक से अधिक पाया जाता है, रेखित होता है, दो रज्जु होता है, तो ये भी द्विरज्जुकी होता है, लेकिन इसमें स्टॉर्म प्रोटीन उपस्थित होता है और उसमें स्टॉर्म प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें अगले अंतर की यदि बात करें तो यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इनके झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं? भी इसमें जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं सब अब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जैसे ईआर बोलते हैं अंतःपृथ्वी जालिका, जैसे गोल्जी है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें अपन कर सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं और इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली ये अंतर हो गए। ठीक है, अब अपने कहा भी झिल्ली युक्त कोशिकांग तो अब्सेंट होते हैं, तो यदि कोई झिल्ली विहीन कोशिकांग हुआ तो जिसमें झिल्ली है ही नहीं तो वो तो इसमें प्रेजेंट होगा। तो अपन कह सकते हैं और झिल्ली विहीन कोशिकांग आता है अपना राइबोसोम, तो राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। तो 70S प्रकार का राइबोसोम इस कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। एक बार लिख लो फिर और लिखो। अब देखो और अंतर क्या हो जाएगा भी, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं लेकिन 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इसमें S क्या है भी, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं। S स्वेडबर्ग इकाई या जैसे हिंदी में कहा जाता है अवसादन इकाई। ठीक है, S राइबोसोम दो प्रकार का हो सकता है, एक तो 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। तो S क्या है भाई, स्वेडबर्ग इकाई या जैसे अपन बोलते हैं अवसादन इकाई। अवसादन का मतलब घनत्व इकाई। तो घनत्व देखा, दोनों राइबोसोम को लिया, एक 70S को लिया, एक 80S को लिया। जब उनको देखा तो एक तो 70S 70 घनत्व पर क्या हो रहा है, अवसादित हो रहा है, एक 80 घनत्व पर अवसादित हो रहा है। तो उनका अवसादन जो है 70 और 80 पर हो रहा था घनत्व के आधार पर। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यदि यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा भी, ये तो राइबोसोम हो गया, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन जनन की बात करें तो इनके अंदर तो मेनली पाया जाता है अलैंगिक जनन। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन भी होता है असूत्री विभाजन द्वारा। असूत्री विभाजन का मतलब एकदम सरल विभाजन, जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, सीधा कोशिका का विभाजन होता है, सरल विभाजन होता है, तो उसे असूत्री विभाजन कहा जाता है। तो इसमें तो असूत्री प्रकार का होता है। लेकिन इसमें यदि अपन जनन की बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो इसमें लैंगिक जनन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जनन कहां पर देखने को मिलते हैं? दोनों प्रकार के जनन जो है अपने को यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलते हैं और एक प्रकार का रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो अपने को प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखो भी। अगला यदि अपन इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो जाएगा भी, तो अपन कह सकते हैं कि देखो 5 जगत पद्धति जिसमें पढ़ते हैं उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 5 जगत आते हैं। तो जो मोनेरा जगत है उनके अंदर अपन जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, तो पूरा का पूरा जो मोनेरा जगत है सबके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसके अलावा जितने भी जगत है चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया, सब जगत के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं भी इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे जीवाणु की अपन बात करें तो एक तो हो जाएगा जीवाणु, इसके साथ साथ हो जाएगा आद्य जीवाणु, इसके बाद हो जाएगा साइनो जीवाणु। साइनो जीवाणु को कहा जाता है नील हरित शैवाल। ठीक है, और इसके बाद आता है अपने माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा भी, एक तो जीवाणु, सत्य जीवाणु जिसे बोलते हैं, एक आद्य जीवाणु, एक साइनो जीवाणु जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ जैसे पीपीएलओ का मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन माइकोप्लाज्मा के अंदर पढ़ते हैं ये सबसे छोटी कोशिका होती है जिसकी साइज लगभग 3.4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बाकी वाले जितने भी जीवाणु हैं सब पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति अब्सेंट। कोशिका भित्ति अब्सेंट मतलब लचीले होते हैं, आकार परिवर्तन कर सकते हैं, आकार परिवर्तन करते हैं, इस कारण से जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। खोज इसके करने वाले नोकार्ड और रस्का थे। ठीक है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इधर एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भी, 5 जगत थे, एक जगत जो है इसके अंदर तो कौन सा जगत आता है? केवल मोनेरा जगत आता है। अब मोनेरा जगत के अलावा जितने भी जगत आते हैं जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया, तो सीधी सी बात है कि मोनेरा जगत जो है वो तो कहां पर आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और उसके अलावा जितने भी जगत है चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया, ये सभी जगत कौन सी कोशिका के अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। तो ये तो होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये होगी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों कोशिकाओं के अंदर अंतर होगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगला देखो, आगे यदि अपन नॉर्मल कोशिका की बात करें तो वहां पर 2 टर्म और आते हैं, सेल या जैसे अपन बोलते हैं कोशिका। मान के चलो ये कोई भी एक कोशिका है और कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। अब देखो सबसे बाहर की ओर तो पाई जाती है आपके कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है आपके कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इसके अंदर पाया जाता है आपके केंद्रक और केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियस। और बाकी इस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उस तरल पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए
सीधी सी बात है, यदि किसी सामान्य कोशिका को देखते हैं तो अपने को इस प्रकार की कोशिका दिखाई देती है। सबसे बाहर तो सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर उसके अंदर जो है केंद्र का न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारा लिक्विड या तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मैं बात करूं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है, तो आप पता कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है कि इस कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति पाई जाती है तो ये प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, तो अपन कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और यूकैरियोटिक के अंदर भी पाई जाती है। जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं, तो जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहां पर अपन दो टर्म और देखते हैं, एक तो आता है साइटोप्लाज्म और दूसरा टर्म आता है साइटोप्लास्ट। ठीक है बॉस, आगे अपन इस चैप्टर के अंदर ये दोनों वर्ड देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लास्ट के अंदर मुख्यतः अंतर क्या है? तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये तो तरल पदार्थ है, ये तो है जीव द्रव्य, और ये है न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का मतलब है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो जो दोनों मिक्स के अंदर है, तो इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लास्ट क्या है? साइटोप्लास्ट का मतलब है यदि कोई पादप कोशिका है तो इस पादप कोशिका के अंदर से कोशिका भित्ति को माइनस कर दे, ठीक है, तो जो पीछे जो संरचना बचती है उस संरचना को क्या कहा जाता है? साइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा है साइटोप्लास्ट, इन दोनों में मेनली अंतर क्या है? इनका तो मतलब है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो भी पूरा मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और दूसरा है साइटोप्लास्ट, इसका मतलब पादप कोशिका में से यदि कोशिका भित्ति को अपन हटा दे, जो भी पादप कोशिका इस कोशिका भित्ति को यहां से रिमूव कर दे, तो जो शेष संरचना बचती है उस संरचना को क्या कहा जाता है? साइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला देखो, अब अपने कहा भी कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले तो अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका को विस्तार से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, फिर पढ़ेंगे सेल ऑर्गन, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो यदि अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो अभी अपने इसकी पूरी संरचना पढ़ी। प्रोकैरियोटिक सेल है तो अपने कहा भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। यदि विकसित केंद्रक अनुपस्थित मतलब केंद्र के अंदर केंद्र झिल्ली और केंद्रिका भी केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली अंदर गुणसूत्र नहीं होते हैं और केंद्रिका क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, और दूसरा यदि केंद्रक बिखरा हुआ है तो उसे न्यूक्लियोइड या केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, तीसरा अपने पढ़ा था इनके अंदर जो गुणसूत्र है या आनुवंशिक पदार्थ है उसमें एक डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलो अब एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने क्या पढ़ा था अभी, यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इनके अंदर विकसित केंद्रक क्या होगा? अभी इनके अंदर विकसित केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, विकसित केंद्रक एब्सेंट का मतलब है इसके केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली, विकसित केंद्र की यदि अपन बात करेंगे तो केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली, और अपन कह सकते हैं केंद्रिका भी इसके अंदर क्या होगी? भी एब्सेंट होगी। ठीक है, विकसित केंद्रक अनुपस्थित है तो केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी और केंद्रिका भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। और इस प्रकार के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? भी या तो बोलते हैं केंद्राभ या उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तीसरी बात अपने कहा था कि यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इनके अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है? भी तो अपने कहा था एक डीएनए पाया जाता है, ये एक डीएनए जो है द्विरज्जु की होता है, रज्जु दो पाए जाते हैं। दूसरा अपने तीसरा अपने देखो एक डीएनए पाया जाता है द्विरज्जु की होता है और इनके अंदर डीएनए होता है वृत्ताकार। ठीक है, और मेन बात इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? भी इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला देखो, देखो आनुवंशिक पदार्थ जो है एक डीएनए द्विरज्जु की वृत्ताकार होता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसके अलावा आपने कहा था जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होंगे? इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं यदि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर विशिष्ट प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर अपन कह सकते हैं विशिष्ट प्रकार का डीएनए होता है और उस विशिष्ट प्रकार के डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, और ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है? भी ये प्लाज्मिड डीएनए जो है प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता का कार्य करता है। भाई सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए भी अपन बोल सकते हैं ना, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। और ये अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए जो है इसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। और ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है? भी प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता का कार्य करता है। इसका क्या मतलब है? मान के चलो अपने शरीर के अंदर कोई जीवाणु चला गया, यदि अपने शरीर के अंदर कोई जीवाणु जाता है तो अपनी जो आरबीसी है उसके प्रति लड़ेगी। भाई हमारे शरीर के अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यदि कोई जीवाणु हमारे शरीर में गया तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज है वो उस जीवाणु के प्रति लड़ेगी, उस जीवाणु को मारने का प्रयास करेगी। तो उसके लिए प्रतिरोधकता बढ़ाता कौन बढ़ाता है? तो उनसे जीवाणु की सुरक्षा करता है, उसके पास एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो जीवाणु के अंदर प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता का कार्य करती है। जीवाणु हमारे अंदर गया, हमारी एंटीबॉडी जीवाणु को नष्ट करेगी, लेकिन जीवाणु में भी ऐसा डीएनए पाया जाता है जो हमारी एंटीबॉडी से उसे बचाएगा। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता। ठीक है, और क्या होगा जीवाणु में? तो और अपन कह सकते हैं जीवाणु के अंदर 70S प्रकार का आरएनए होता है और इसके साथ साथ अंतर्विष्ट कण पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवाणु के अंदर अंतर्विष्ट कण भी पाए जाते हैं। और फिर अपने पढ़े थे एग्जांपल, और एग्जांपल इसके अंदर पूरा का पूरा कौन सा जगत आता है? भी मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के अंदर आद्य जीवाणु आ जाते हैं, साइनो जीवाणु आ जाते हैं, सत्य जीवाणु आ जाते हैं,
और एक आता है आपके माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हो जाते हैं अभी एग्जांपल। ऐसा जगत, ऐसा ये जो है पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। ठीक है, चलो ये लक्षण हो गए, इससे आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हो गया, देखो 1 घंटा हुआ, हो गया लगता है। कितना हुआ फिक्स? 1 घंटा और 9 मिनट।